नमस्कार साथियों, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में बिहार के प्रमुख जिलों के बारे में डिस्कस कर चुके थे। आज स्टार्ट करते हैं। बिहार में कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं, उसके साथ ही साथ देखेंगे बिहार में कितने वनावरण हैं, कितने कौन सा डिस्ट्रिक्ट में वन पाया जाता है, इसी के बारे में आज अध्ययन करेंगे। चलिए वीडियो यानी स्टार्ट करते हैं स्टडी। सबसे पहले देखते हैं कि बिहार में टोटल वनों का क्षेत्र कितना है। तो सबसे इसमें क्षेत्र में वनों का वनावरण के बारे में बात किया जाए तो बिहार में टोटल 6877 km² यानी वर्ग किलोमीटर पूरे बिहार में है। जो बिहार के टोटल क्षेत्रफल का वनावरण, टोटल बिहार में वनावरण यानी टोटल बिहार में वनावरण कितना है तो 877 km²। और इसमें यानी पूरे बिहार के क्षेत्रफल का मात्र कितना है 7.3%। मात्र 7.3 बिहार के टोटल क्षेत्रफल का, टोटल एरिया का, टोटल क्षेत्र का, टोटल क्षेत्र का 7.3% ही है। जो बिहार राष्ट्रीय सर्वेक्षण के 1988 के अनुसार ये इसका प्रतिशत कम से कम बिहार के टोटल क्षेत्र का 33% होना चाहिए, मगर बिहार में इतना कम है कि बहुत ही ज़्यादा कम पाया जाता है। तो इसके बाद चलते हैं बिहार में सबसे अधिक कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है वनावरण और सबसे कम। तो सबसे अधिक वनावरण वाला क्षेत्र हो जाता है कैमूर, और सबसे कम में हो जाता है ये इसको क्या बोलते हैं जहानाबाद। जहानाबाद ये है, ये वाला रहा। पटना और नालंदा नीचे गया और उसके पश्चिम में अरवल, ये हो गया जहानाबाद। ये हो गया जहानाबाद। यहाँ सबसे कम यानी वनावरण सबसे कम, वनावरण सबसे कम मात्र 0 km² इतना है। समझिए कितना अधिक इसमें है, या समझिए कितना कम है। इसी में देखा जाता है इसमें इसका कितना है वनावरण, तो सबसे अधिक आ जाता है कैमूर का। ये हो गया कैमूर, यूपी से बड़ा सटा हुआ कैमूर, इसमें सबसे अधिक है। अधिक यानी ज़्यादा। इसमें टोटल 1056 km²। सबसे ज़्यादा कैमूर में 1056 km² है। ये तो मेन टॉपिक में हो गया। अब बिहार में वनों के प्रकार दो प्रकार के हैं, जहाँ ये 120 सेंटी एक हो जाता पर्णपाती वन, मानसून आर्द्र पर्णपाती, एगो शुष्क पर्णपाती। दो प्रकार के हम वनों का प्रकार पाया जाता है। जो आर्द्र पर्णपाती है जो तराई क्षेत्रों में पाया जाता है, इधर पूर्वी पश्चिमी चंपारण में, इधर पाया जाता है किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और मधेपुरा, सहरसा में इधर पाया जाता है। कारण कि इस एरिया में है जो वर्षा का मात्रा 120 सेंटीमीटर से 180 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होता है। तो इधर तराई क्षेत्र में आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। यही देखा जाए दक्षिणी बिहार के दक्षिणी हिस्सों में, तो इधर शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं, क्योंकि इधर 120 सेंटीमीटर से कम ही वर्षा होता है। यही कारण है कि यहाँ पतझड़ तो इधर भी होता है, मगर इधर पतझड़ ज़्यादा होते थे कि एकदम शुष्क पर्णपाती यानी वर्षा कम, जो कम वर्षा में वो पेड़ पौधा उग जाता है, वैसा वन इधर पाया जाता है। इसमें कटीला ज़्यादा होता है, इसमें कटीला पौधा कम होता है। कटीला पौधा वहीं उगता है जहाँ पानी की मात्रा कम हो, जैसे रेगिस्तान में बहुत अधिक मात्रा में होता है।
तो उसमें प्योर कटीला, उसमें पत्ता नाम का चीज़ ही नहीं होता, प्योर काटा होता। मगर इधर इधर होता है कि पत्ता काटा दोनों होता है, क्योंकि इधर इधर का वातावरण में उतना ज़्यादा गर्मी भी नहीं पड़ता, उतना ज़्यादा ठंडी भी नहीं। यही कारण कि इधर दोनों प्रकार के वन पत्ता और, तो इतना तो बात कर लिए। इसके बाद चलते हैं संरक्षित। बिहार में संरक्षित वन बहुत कम ही है। संरक्षित वन में मात्र, अगर संरक्षित वन का एरिया देखा जाए तो संरक्षित वन बिहार में संरक्षित वन मात्र 693 वर्ग किलोमीटर में ही है। अब बाकी आरक्षित वन अनारक्षित, संरक्षित तो अनारक्षित, आरक्षित आरक्षित है। आरक्षित वन 6187 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, वर्ग किलोमीटर 87 नहीं 83 होगा शक, 83 वर्ग किलोमीटर में पाया जाता है। इन्हीं संरक्षित और आरक्षित वनों के प्रकार में संरक्षित वन मुख्य रूप से पाया जाता है, जो एक हो जाता है पश्चिमी चंपारण में। पश्चिमी चंपारण में वो जो वाल्मीकि नगर क्षेत्र में जो इस साइड का एरिया पड़ता है ना, ऊपर वाला, यही वाल्मीकि नगर क्षेत्र में संरक्षित वन पाया जाता है। यहीं पे है टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जिसे बोला जाता है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, इसे टाइगर, इसका क्षेत्र है 356 किलोमीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्र 356 किलोमीटर, 356 नहीं 335 के करीब, 335 किलोमीटर स्क्वायर। इसे टाइगर प्रोजेक्ट के तहत 1991 में टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया था। उनकी कब? 1991 में, 1991 में टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया था, टाइगर प्रोजेक्ट के तहत, यानी टाइगर रिजर्व, शॉर्ट में लिख देते हैं टाइगर रिजर्व। यानी टाइगर रिजर्व का मतलब हो गया कि टाइगर के लिए आरक्षित क्षेत्र, इसमें टाइगर के जनसंख्या वृद्धि करने का क्षेत्र, उसमें मानव को जाने से के अनुमति नहीं दिया जाता है। वही उस क्षेत्र को टाइगर रिजर्व कहते हैं, जिसमें यानी कोई नो एरिया ऑफ ह्यूमन, जो बोलिए। उसके बाद चलते हैं संजय गांधी। संजय गांधी पटना में ही है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान पटना में ही है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान जो 1969 में, इसका स्थापना 1969 में हुआ था। कब? 1969 में, 1969 में हुआ था। 1969 में इसको स्थापना हुआ था। इसे जस्ट स्थापना के 4 साल बाद ही इसे चिड़ियाघर में कन्वर्ट कर दिया गया था। कब? यानी 4 साल बाद कब होता है? तो 4 साल बाद यानी 73 में चिड़ियाघर, 1973 में इसे चिड़ियाघर घोषित कर दिया गया था। इसका क्षेत्रफल ज़्यादा तो नहीं है, इससे कम ही है। इसका क्षेत्र देखा जाए तो इसका क्षेत्र मात्र 153 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना? 163 किलोमीटर स्क्वायर। और इसी के तहत बात किया जाता है, संजय गांधी राष्ट्रीय जैविक उद्यान में गेंडा जो असम का काजीरंगा है ना, जो गेंडा के लिए प्रसिद्ध है, इसमें गेंडा राष्ट्रीय उद्यान में गेंडा का प्रजनन एशिया का सबसे बड़ा, समझिए कितना बड़ा चिड़ियाघर होगा, जिसमें एशिया का सबसे बड़ा गेंडा प्रजनन
प्रजनन केंद्र है, यानी गेंडा प्रजनन केंद्र। तब तक के नीचे वाला मिटा देते हैं, संरक्षित और अछित के। तो एशिया का सबसे बड़ा गेंडा प्रजनन केंद्र लिख देते हैं शॉर्ट में, गेंडा प्रजनन केंद्र एशिया का सबसे बड़ा गेंडा प्रजनन केंद्र एशिया का सबसे बड़ा है। एशिया का सबसे बड़ा गेंडा प्रजनन केंद्र, इसको पहले लिख देना चाहिए था, उसके बाद ही। एशिया का सबसे बड़ा गेंडा प्रजनन केंद्र। इसके बाद चलते हैं बुद्ध यानी पंथ। इधर तो हो गया, ये सब हो गया, तो इसके नीचे का मिटा देते हैं। तब चलते हैं बुद्ध क्या बोलता है पंत गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य, जो जिसका स्थापना 1976 में हुआ था गया में। गया में जिसका क्षेत्रफल मात्र 259 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें चीता, सांभर, नीलगाय वगैरह वगैरह जीव रहते हैं। इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। कहाँ गया, ये रहा। तो इसी में कौन सा है? गौतम बुद्ध राष्ट्रीय गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्र मात्र कितना है? 200 ना, इसका पहले स्थापना बता दे। इसका स्थापना हुआ था 1976 में। 1976 में एरिया था, एरिया इसका मात्र था, यानी क्षेत्र इसका मात्र था कितना? 200 इतना 56 में था, कितना बोले थे ध्यान नहीं, 259 लगभग बोले थे। 259 वर्ग किलोमीटर। इसमें मुख्य रूप से पाया जाने वाला क्षेत्र में चीता हो जाता है जानवर, चीता, सांभर, नीलगाय इत्यादि बहुत सारे जीव पाए जाते हैं। एक है भीमबांध अभयारण्य, वो भी जस्ट यही इसी तिथि को, जो भीमबांध अभयारण्य मुंगेर में नहीं, जिसका स्थापना मुंगेर में हुआ था। मुंगेर है कहाँ? मुंगेर हो जाता है पूर्व साइड का एरिया। कौन सा हो गया? ये हो गया, ये हो गया भागलपुर के बाद मुंगेर। ये भागलपुर है, ये मुंगेर, ये रहा मुंगेर। यहाँ है भीमबांध अभयारण्य। इसकी स्थापना भी 1976 में ही हुआ था। इसकी स्थापना भी कब हुआ था? 1976 में। इसका क्षेत्र थोड़ा बड़ा है। इसका क्षेत्र अगर देखा जाए तो इसका क्षेत्र करीब 686 वर्ग किलोमीटर में है। इसका क्षेत्र 686 नहीं 82 682 वर्ग किलोमीटर में। इसमें भी वही जानवर है, तेंदुआ हो जाता है, तेंदुआ हो गया, सांभर हो गया, हिरन हो गया, नीलगाय हो गया, यही सब, भेड़िया हो गया इत्यादि। और एक कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, जिसका स्थापना सबसे बड़ा, ये कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, इसकी स्थापना देखा जाए तो 1979 में हुआ था। इसकी स्थापना 1979 में हुआ था। मगर इसका क्षेत्र अगर देखा जाए तो इन सभी में सबसे बड़ा क्षेत्र ये इसी के पास है, जिसमें करीब 1784 वर्ग किलोमीटर है, km² वर्ग किलोमीटर। क्षेत्र कितना है? क्षेत्र कितना हो जाता है? 1784
किलोमीटर स्क्वायर। जो बिहार का सबसे बड़ा है, ये भी ध्यान रखना, बिहार का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, सबसे बड़ा, ऊपर लिख देते हैं, बड़ा अभ्यारण्य। सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन हो गया? ये हो गया कैमूर का, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसका स्थापना 1979 में, और क्षेत्र 1784 वर्ग किलोमीटर। ये ध्यान रखना। एक हो जाता विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन, तब तक के नीचे वाला अगर लेके आओ तो पॉज करके लिख लेना, तब तक मिटा देते हैं नीचे वाला। एक विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन के बारे में जान लेते हैं एक आध दो पॉइंट। जब विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य जो बनाया गया है वो गंगा के निचले छोर पर बनाया गया, जहाँ विक्रमशिला कहाँ, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के बारे में सुना ही होगा, जो कहाँ है, भागलपुर में। हाँ भागलपुर में, ये यहाँ पे, ये डिस्ट्रिक्ट हो गया जब भागलपुर का, यहीं पे है। इसी में गंगे में, जस्ट गंगे में ही गंगे डॉल्फिन के बारे में संरक्षण, गंगे डॉल्फिन को संरक्षण के लिए भागलपुर में ही गंगे नदी में एक अति रिजर्व एरिया घोषित कर दिया गया है, जिसमें करीब 240 से 480 के बीच ये संख्या काउंट किया जाता है। लिख देते हैं, ध्यान लिखने के लिए कि थोड़ा इसका गंगे डॉल्फिन यानी विक्रमशिला, नाम विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन, विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन। इसकी स्थापना 1990 में कर दिया गया था, घोषित कर दिया गया था, जिसमें करीब इसकी संख्या, डॉल्फिनों की संख्या काउंट किया जाए तो करीब 240 से 480 के बीच अनुमानित है, कि 240 से 480 के बीच हो सकती है, हो सकती है। इसके बाद अगर जान लेते हैं कि सघन वन कहाँ है और बिरल वन कहाँ है। सबसे ज़्यादा तो पता ही है कि सबसे ज़्यादा कैमूर में है, सबसे कम है, हाँ, मगर अगर बिहार में देखा जाए वनों सबसे अधिक सघन, यानी कि बहुत अधिक मात्रा में सघन वन कहाँ है, तो ये सब तो लिख लिया है, तब तक मिटा देते हैं ऊपर वाला। सघन वन और बिरल वन जो बोलते हैं उसमें सबसे अधिक कहाँ, सघन वन मात्र 2 ही 3 जगह है पूरे बिहार में। सघन वन जो संरक्षित वन के एरिया में आता है, जो सघन वन मात्र 2 ही 3 जगह है। सघन वन मात्र अगर देखा जाए डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो सघन वन का एरिया मात्र जहाँ बारिश अधिक होता वही ना सघन वन रहेगा। तो सघन वन मात्र एक हो जाता ई पॉइंट पर, यहाँ पे ये जस्ट घेरा लगा दिया, तीनों के बॉर्डर कौन सा हो जाता है, एक शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर और जमुई के बॉर्डर, यहीं पे सघन वन का मात्रा है। इसको लिख देते हैं, हाँ, यानी लखीसराय, मुंगेर और एक हो गया जमुई, और ऊपर एक हो जाता है यहाँ, क्या बोलता है इसको, चंपारण, वेस्ट चंपारण, एक वेस्ट चंपारण ऊपर हो जाता है। यही 4 जगह टोटल बिहार का सघन वन यहीं पे प्रॉपर है ही, जिसमें अगर देखा जाए तो इस पे इनके पास सघन वन, वेस्ट चंपारण, पश्चिमी चंपारण के पास सघन वन को की संख्या 249 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद लखीसराय के पास सघन वन का क्षेत्र देखा जाए तो इसके पास 17 किलोमीटर, ज़्यादा नहीं है, मात्र इसके पास 17 किलोमीटर। इसके बाद अगर मुंगेर के देखा जाए तो मुंगेर के पास 37 किलोमीटर और कुछ नहीं है। अगर उसके बाद देखा जाए तो क्या बोलते हैं,
जमुई गए तो जमुई के पास होगा 28 किलोमीटर, 28 वर्ग किलोमीटर। यही इतना क्षेत्र सघन वन है जो एकदम बहुत हाईली डेंसिटी वन, जिसका वन घना तो एकदम बहुत ज़्यादा है। ये मात्र यही 3 जगह, एक यहाँ पे आ जाता है, एक पश्चिमी चंपारण में, यही 2 जगह है ही। और बिरल वन में तो जो देखते ही हैं कि हाई डेली और लो वगैरह, तो इसके बारे में बता ही दिए हैं। चलिए आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला टॉपिक हाथी के बारे में, पक्षी अभयारण्य के देखेंगे। बिहार में कौन कौन से पक्षी अभयारण्य हैं इसके बारे में देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ।